राजीव गांधी असैसिनेशन पर बेस्ड द हंट सीरीज की शुरुआत होती है 21 मई 1991 कोलंबो के इंडियन हाई कमीशन ऑफिस से, जहां एक रैंडम कॉल आती है, क्या राजीव गांधी जिंदा है? कुछ घंटे बाद तमिलनाडु के एक एरिया में राजीव गांधी स्पीच देने के लिए आते हैं। लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने लगते हैं, मिलने लगते हैं। एक औरत उन्हें माला पहनाने के लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी वहां एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें राजीव गांधी की मौत हो जाती है। ये खबर उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर को दी जाती है। उसके बाद हैदराबाद में सीआरपीएफ के आईजीपी कार्तिकेयन को भी इसका फोन आता है। धीरे धीरे पूरे देश के न्यूज चैनल्स ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाना शुरू कर देता है। वहीं तमिलनाडु के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर पी चंद्रशेखर राजीव गांधी की बॉडी देखते हैं और ब्लास्ट साइट का सारा सामान अपने अंडर ले लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। वहां आईबी, रॉ और सीबीआई के हेड्स एलटीटी के श्रीलंकन ऑर्गेनाइजेशन पर शक कर रहे हैं, लेकिन अभी वो श्योर नहीं है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो हो सकता है कोई इंटरनल ग्रुप भी इसके पीछे हो। सीबीआई डायरेक्टर विजय करन आईजीपी कार्तिकेयन को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा रही है जिसे तुम लीड करोगे। कार्तिकेयन ये काम एक्सेप्ट करता है, पर कहता है कि टीम वो खुद बनाएगा। उनके टीम में होते हैं डीआईजी अमुदकंद, डीआईजी राजू, डीएसपी रघुनाथन और सीबीआई डायरेक्टर अपनी तरफ से एक नाम देते हैं, एसपी अमित वर्मा। कार्तिक सभी ऑफिसर से बैठकर मीटिंग करते हैं और कहते हैं हमें ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि अब तक किसी ने भी इस ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। अब तमिलनाडु के एक बस स्टैंड पर एक कपल और एक लड़की है। वो लड़की दूर से एक लड़के को देख रही है। फिर कहानी ब्लास्ट साइट पर जाती है, जहां चंद्रशेखर एक न्यूज़पेपर देखते वक्त नोटिस करते हैं कि वहां एक कैमरा भी था। वो पूछते हैं कि क्या हमें वहां कोई कैमरा मिला है, लेकिन वहां किसी को कोई कैमरा नहीं मिला। तभी दो लड़के वहां उसी कैमरा की तलाश में आते हैं। वो कहते हैं ब्लास्ट में लोग मर गए, कैमरा कहाँ बचेगा। फिर चंद्रशेखर उस कैमरा की तलाश में हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये कैमरा एक फोटोग्राफर हरि बाबू का था। हॉस्पिटल में आई सामान में कैमरा ढूंढा जाता है, पर कुछ नहीं मिलता। तब डॉक्टर चंद्रशेखर कहते हैं कि मिस्टर गांधी की बॉडी एक पीस में थी, लेकिन उनका सर पूरी तरह से फट गया था। मतलब कि ब्लास्ट उनके फेस के बिल्कुल पास हुआ था और इतनी नजदीक से ब्लास्ट सिर्फ एक सुसाइड बॉम्बर ही कर सकता है। अब हॉस्पिटल में उन्हें एक लेडी की बॉडी मिलती है, जिसका टॉर्सो वाला पार्ट मिसिंग था। फिर सीन वापस शिफ्ट होती है उसी बस स्टैंड वाले लोगों पर, जिसमें से एक अपना सर मुंडवा लेता है, जैसे कोई मन्नत पूरी हुई हो। चंद्रशेखर सभी सबूतों को देखकर समझ जाता है कि वही टॉर्सो मिसिंग औरत ही सुसाइड बॉम्बर थी और उसने बॉम्ब अपने कमर पे बांधा होगा। अब हॉस्पिटल में मिली सभी कपड़ों की केमिकल टेस्टिंग शुरू होती है, जिससे बॉम्ब के पार्टिकल्स मिल सके। तभी उन्हें कैमरा मिल जाता है, जिसे उस रात एक पुलिस ऑफिसर ने उठा लिया था। अब उसकी फोटोज डेवलप करवाई जाती है और सीन शिफ्ट होता है कार्तिक की टीम पर, जो एलटीटी के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल एलटीटी एक ऐसा श्रीलंकन ग्रुप था जो तमिल स्पीकिंग लोगों के लिए अलग देश चाहता था, और इस वजह से श्रीलंका में दंगे हो रहे थे। जब राजीव गांधी इंडिया के पीएम थे, उन्होंने इंडियन आर्मी श्रीलंका भेजी थी, जिन्होंने एलटीटी को शांत किया था। और राजीव गांधी ने करंट इलेक्शन से पहले भी बोला था कि अगर वो दोबारा पीएम बनते हैं तो एलटीटी को डिसआर्म करवाएंगे। इस वजह से एलटीटी के पास उन्हें मरवाने का प्रॉपर मोटिव था। अब तक चंद्रशेखर को कैमरा की फोटोज मिल जाती है। वो ये फोटोज कार्तिक के टीम को भेजते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि हरि बाबू को किसी भी न्यूज़पेपर ने उस दिन हायर नहीं किया था, मतलब वो किसी और काम से आए थे। फिर पता चलता है कि ब्लास्ट के दिन एक पुलिस ऑफिसर भी वहां गई थी, लेकिन अब वो क्रिटिकल कंडीशन में थी। कार्तिक फिर अपने टीम में एक एसआई दुरई को ऐड करते हैं, जिसे एलटीटी के बारे में नॉलेज था। दुरई बताता है कि तमिलनाडु और मद्रास में एलटीटी के कई सपोर्टर्स हैं और हम किसी श्रीलंकन तमिल को उठाकर क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से कई लोग इंडिया में रेफ्यूजी स्टेटस में रह रहे हैं, और अगर हम किसी असली एलटीटी मेंबर को पकड़ भी ले तो भी वो खुद को नॉर्मल रेफ्यूजी ही बताएगा, और इसी तरह से लोग सालों से इस देश में रह रहे हैं। तभी वो ब्लास्ट वाली फोटो मीडिया में लीक हो जाती है। कार्तिक गुस्से में डॉक्टर चंद्रशेखर को बुलाते हैं, क्योंकि उनके अलावा वो फोटो किसी के पास नहीं थी। चंद्रशेखर मानते हैं कि उन्होंने ही वो फोटो लीक की थी। वो कहते हैं मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और मैं बॉम्बर को आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। वो कहते हैं कि हमें बॉम्ब के पीसेस में ऑरेंज और ग्रीन कपड़ों के फैब्रिक मिले हैं। हॉस्पिटल में उन्हें ऑरेंज ड्रेस मिली है, और ब्लास्ट के टाइम पर जिस औरत ने मिस्टर गांधी को माला पहनाई थी, उसने भी ऐसे ऑरेंज और ग्रीन कपड़े ही पहने थे। कार्तिक कहता है आपका काम अच्छा है, लेकिन फोटो लीक करने से
आपने दुश्मनों को अलर्ट कर दिया है, अब वो लोग कभी बाहर नहीं आएंगे। अब तक वो लोग अंडरग्राउंड चले गए होंगे। और ऐसा ही होता है। वो लोग न्यूज़पेपर में अपनी फोटो देखते हैं और तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। तभी उस बॉम्ब ब्लास्ट में इंजर्ड हुई लेडी ऑफिसर को होश आता है। वो उस माला वाली औरत की फोटो देखकर कहती है कि हाँ सर, मुझे याद है, इस औरत के पास VIP जोन में जाने का पास भी नहीं था, तो मैंने उसे रोका। पर वहाँ एक फोटोग्राफर आके कहता है कि औरत बहुत दूर से आई है, फिर भी मैंने उसे रोका था, पर राजीव गांधी जी ने उसे आगे आने दिया। ये बात जानकर कि ब्लास्ट उसी ऑरेंज सूट वाली औरत ने किया था, वो ऑफिसर रो पड़ती है, मुझे उसे रोक लेना चाहिए था। दूसरी ओर श्रीलंका में कार्तिक लोकल इंटेलिजेंस से सुसाइड बॉम्बर के बारे में पूछता है, लेकिन उसको इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। वो बस इतना कहता है कि एक आदमी जैक है जिसे LTT का लीडर प्रभाकरन बहुत ट्रस्ट करता है। कार्तिक पूछता है क्या वो ये है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि जैक कैसे दिखता है। फिर हम देखते हैं जैक को, उसकी एक आंख नहीं है। जैक और उसके साथी अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। उसके बाद दिल्ली में राजीव गांधी की अंतिम यात्रा निकाली जाती है। मीडिया में सुसाइड बॉम्बर की फोटो दिखाई जा रही है। ये फोटो देखकर एक आदमी बलवंत सिंह को याद आता है कि उस रात उसने फोटोग्राफर हरि बाबू को देखा था और उसके साथ जैक भी था। बलवंत सिंह ने हरि बाबू से पूछा ये कौन है। हरि बाबू ने कहा ये रविशंकर का दोस्त है। तो बलवंत ने रविशंकर को फोन किया। फिर बलवंत सीधे पुलिस के पास गया और बताया सर, मैंने उस औरत के साथ एक आदमी को देखा था और हरि बाबू ने कहा था कि ये रविशंकर का दोस्त है। दरअसल हरि बाबू, बलवंत और रविशंकर तीनों फोटोग्राफर्स थे। पर जब बलवंत ने रविशंकर से जैक के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वो नहीं जानता। इस पर कार्तिक कहता है कि रविशंकर पर नजर रखो। दूसरी ओर रविशंकर पूरा घबराया हुआ था। फिर कुछ ऑफिसर्स हरि बाबू के घर जाते हैं। ये लोग विक्टिम के परिवार को कॉम्पेंसेशन देने के बहाने आए हैं। वो पूछते हैं क्या हरि बाबू कांग्रेस के लिए काम करता था। हरि बाबू के पिता कहते हैं नहीं, वो तो एक फ्रीलांसर रिपोर्टर था जो न्यूज़पेपर्स को अपनी फोटो भेजता था। उसी वक्त DSP रघुनाथम हरि बाबू के माँ के पास कुछ ज्यादा पैसा देखते हैं। उन्हें लगता है कि एक आम रिपोर्टर के घर में इतना पैसा कैसे, तो उन पे नजर रखने का डिसीजन होता है। दूसरी ओर जैक अब किसी और पॉलिटिशियन की एक्टिविटीज पर नजर रख रहा है। अब CBI डायरेक्टर प्राइम मिनिस्टर को पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देता है। वो बताता है कि उन्होंने LTT का 2 महीने पुराना एक मैसेज रिकॉर्ड किया है जिसे जैक ने आगे भेजा था। उसमें कहा गया था दिल्ली के लिए तैयार हो जाओ और ब्लैक टाइग्रेस गौरी को अंकल के साथ भेजो। इसका मतलब ये था कि अगर प्लान A फेल हो जाता तो राजीव गांधी को दिल्ली में मारने का प्लान था। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्लैक टाइग्रेस पर। गौरी जो बचपन से मिशन के लिए तैयार थी और फेल हो जाने पर गुस्से में होती है। उसका साथी कहता है कोई बात नहीं, अभी कई और दुश्मन बाकी हैं। दूसरी ओर कार्तिक की टीम को पता चलता है कि मद्रास में होने वाले हर LTT ऑपरेशन में 2 लोग हमेशा होते हैं। एक है सुभाष सुंदरम, एक जर्नलिस्ट जिसके लिए रविशंकर काम करता था। दूसरा है बेबी सुब्रमण्यम, जिसका प्रिंटिंग प्रेस LTT सपोर्टिंग मटेरियल छापता था। लेकिन बेबी सुब्रमण्यम इस वक्त मिसिंग था। तभी एक पुलिस ऑफिसर देखता है कि हरि बाबू के घर से खाना जा रहा है और वो खाना उसी प्रिंटिंग प्रेस के लोगों के लिए होता है। अब हम देखते हैं बेबी सुब्रमण्यम और जैक को। सुब्रमण्यम जैक को श्रीलंका वापस जाने को कहता है, लेकिन जैक कहता है हमें अब जयललिता को टारगेट करना चाहिए। सुब्रमण्यम कहता है SIT हमारे पीछे है, पर जैक बोलता है मैं ऐसे ही वापस नहीं जाऊंगा। इधर पुलिस पहुंचती है हरि बाबू के घर पर। वहां उन्हें LTT का प्रोपेगेंडा मटेरियल और चंदन के माला का बिल मिलता है, वही माला जो बॉम्बर ने पहनी थी। ऑफिसर हरि बाबू के परिवार से इस बारे में पूछताछ करता है तो वो उन्हें एक जगह जमीन खोदने के लिए कहते हैं। वहाँ उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें LTT लीडर प्रभाकरन की फोटो है, कुछ दवाई की लिस्ट और हरि बाबू के अपनी गर्लफ्रेंड को लिखे हुए लेटर्स भी मिलते हैं। लेटर्स में हरि बाबू ने लिखा था कि वो एक खतरनाक मिशन पर जा रहा है। इससे कंफर्म हो जाता है कि हरि बाबू LTT के साथ था और हरि बाबू की मां कन्फेस करती है कि असैसिनेशन के अगले दिन रविशंकर और सुभाष सुंदरम उनसे हरि बाबू और उसके कैमरा के बारे में पूछ रहे थे। मतलब उन्हें अब तक नहीं पता था कि हरि बाबू मर चुका है। असल में हरि बाबू अच्छी फोटो लेने के चक्कर में राजीव गांधी के पास चला गया था और ब्लास्ट के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब एक लड़का शंकर उस दिन ब्लास्ट साइट पर कैमरा ढूंढने आया था। उसका साथी उसे एक काम देता है। शंकर को एक चेक पॉइंट पर पुलिस रोक लेती है। पता चलता है कि शंकर एक रिफ्यूजी है। पुलिस को उस पर शक होता है और वो उसे अरेस्ट करके कार्तिक की टीम को इन्फॉर्म करते हैं।
तो उन्हें यही शंकर की एक डायरी मिली थी जिसमें दास और नलिनी नाम के 2 लोगों के नंबर्स लिखे थे। एक और लड़का नीरो जो LTTE का रेडियो ऑपरेटिव था, उसने जैक के कहने पर LTTE को एक मैसेज भेजा अपने अलग टारगेट के बारे में, पर वहां से जवाब आता है चुपचाप कल ही वापस आ जाओ। फिर हम देखते हैं नलिनी नाम की उस लड़की को जो उन्हीं बॉम्बर्स में से एक थी। एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आकर शंकर के बारे में पूछता है। नलिनी कहती है मैं किसी शंकर को नहीं जानती। ऑफिसर पूछता है क्या आपके घर में टेलीफोन है? नलिनी कहती है नहीं। तो ऑफिसर बोलता है ठीक है, अपना एड्रेस दो, शायद हमें आपसे दोबारा बात करनी पड़े। नलिनी अपना एड्रेस देकर वहां से चली जाती है, लेकिन सीधे जाकर अपने साथी दास को बताती है कि पुलिस वाले मेरे ऑफिस तक पहुंच गए हैं। दास कहता है कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, हम यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद शंकर को कार्तिक के टीम के ऑफिस में लाया जाता है। शंकर कहता है मैं एक सिंपल सा रेफ्यूजी हूँ। ऑफिसर्स कहते हैं तू कहाँ रहता है, क्या काम करता है, अपने गैराज का नाम लिख। शंकर इस सब सवालों का जवाब नहीं दे पाता। फिर जब डायरी में लिखे गए नामों के बारे में पूछा जाता है तो शंकर कहता है जब मैं यहाँ आया था तो दास ने मुझे सेटल होने में मदद की थी। नलिनी उसकी बहन है, पर जब तक पुलिस नलिनी को ढूंढने पहुंचती है वो अपने घर से निकल चुकी है और उसका दिया हुआ एड्रेस भी फेक निकलता है। तब ऑफिसर शंकर को टॉर्चर करते हैं, उसे पानी तक नहीं देते। DSP रघुनाथम कहता है मुझे लगता है ये कोई छोटा मोटा ऑपरेटिव है जिससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, ना ये हमारे किसी काम का है ना LTTE का। ये सुनकर शंकर गुस्सा हो जाता है और तभी ऑफिसर्स को पता चलता है कि नलिनी भाग गई है, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि शंकर की पूरी कहानी झूठी थी। ऑफिसर्स उसे मार मार के टॉर्चर करते हैं और आखिरकार शंकर सच बोलता है कि मैं उन 9 लोगों के स्क्वाड का मेंबर हूँ जो राजीव गांधी को मारने आया था। लेकिन दास और नलिनी उस ग्रुप का हिस्सा नहीं थे। दास एक LTTE ऑपरेटिव है जो काफी पहले से इंडिया में था और उसका असली नाम है मुरुगन। शंकर बताता है कि सुसाइड बॉम्बर का नाम धनु था और वो इस मिशन की ब्लैक टाइग्रेस थी। वहीं उन्हें जैक का असली नाम पता चलता है, शिवरासन, और ये कि पूरा प्लान उसी ने बनाया था। अभी भी वो मद्रास में छुपा हुआ है और कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। पता चलता है कि उसके एक नहीं कई नाम है। कार्तिक को कोलंबो से शिवरासन का एक क्लियर फोटो मिल जाता है। कार्तिक कहता है इसकी फोटो पूरे देश में फैला दो, देखते हैं ये कितना दूर भागता है। वहीं शिवरासन अब श्रीलंका जाने के लिए एक बोट में बैठ जाता है, लेकिन उसी वक्त उसे पकड़ लिया जाता है। तो अब राजीव गांधी असैसिनेशन के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया है और यहीं पर द हंट सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।